गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स के अंदर बोथ मीडियम जो हैं उनके लिए 87 आपका असाइनमेंट नंबर है। टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप फॉर इंडियन सेपॉइज कि भारतीय सिपाहियों के साथ किस तरीके के संबंध थे अंग्रेज़ अधिकारियों के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की जो अवध के अधिग्रहण की नीति है उस पर चर्चा करेंगे। और ब्रिटिश लोगों ने दमन का किस तरीके से चक्र किया, किस तरीके से दमनात्मक कार्रवाइयाँ यहाँ पे अंजाम दिया, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का आपकी डेट 17 सितंबर 2020 है और इसके अंदर अब स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कि इंडियन सेपॉइज के साथ जो रिलेशंस थे विद देयर सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स इन द ईयर्स ऑफ प्रोसीडिंग द अपराइजिंग 1857। 1857 की क्रांति से पहले की अगर हम बात करें 1810, 1815, 1820, तो उस समय तक अंग्रेज सिपाही और भारतीय सिपाहियों में इतना ज़्यादा मतभेद आपस में नहीं था। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सिपाहियों के साथ खेलते थे, यहाँ तक कि मल्ल युद्ध करते थे, साथ में शिकार पर जाते थे, आपस में मजाक भी करते थे, साथ में खाना भी खाते थे। लेकिन जैसे जैसे 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती गई, उनके बीच का जो मतभेद था वो बढ़ता चला गया। अंग्रेज़ अधिकारियों को अपने अंदर श्रेष्ठता अनुभव हुई। उन्होंने भारतीय सैनिकों को, भारतीय अधिकारियों को निकृष्ट निगाहों से देखना शुरू किया। उनके अंदर एक हीन भावना ने ग्रहण कर लिया था। हीन भावना की वजह से वे भारतीय सिपाहियों से, अधिकारियों से बातचीत तक करना सही नहीं समझते थे। वे अपने से निकृष्टतम उन्हें मानते थे, यहाँ तक कि वे गाली गलौज पर उतराते थे, छोटी छोटी बातों के लिए हिंसा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले ऐसा नहीं था। 1857 की क्रांति से अगर हम 30 साल 35 साल पहले की बात करें तो दोनों ही जो सामूहिक समाज थे उनके अंदर आपस में इतना बड़ा मतभेद नहीं था। भारतीय सिपाही अंग्रेज़ सिपाहियों के साथ ताश खेलते थे, मतलब विभिन्न तरह के खेल खेलते थे, जैसे क्रिकेट है या वॉलीबॉल है, इस तरह के बहुत से गेम खेलते थे, पोलो खेलते थे और भारतीय सिपाहियों के साथ में मल्ल युद्ध करते थे। तो इससे लगता है कि जी पहले का जो सिचुएशन था वो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में उनके बीच मतभेद बढ़ता चला गया, उनके बीच की दूरी बढ़ती चली गई। अब वो आपस में बातचीत तक करना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि भारतीय सैनिकों की तरफ से कोई मतलब नाराज़गी जाहिर नहीं की गई थी, लेकिन जब बार बार कोई परेशान करता है तो फिर भारतीय सिपाही कितना उस चीज़ को सहन कर सकते हैं। इसलिए उनके व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव हुआ और ज़्यादा जो कसूर है या ज़्यादा जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार थे वो अंग्रेज़ अधिकारी थे, अंग्रेज़ सिपाही थे। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन अवध। अवध की लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति की चर्चा करें कि वहाँ किस तरीके की चर्चा की गई थी, यानी कि क्या मतलब अवध की अधिग्रहण नीति पे प्रकाश डालिए। उसके बारे में हम इतना समझ सकते हैं 1801 में अवध को सहायक संधि के तहत इसके साथ अनुबंध कर लिया गया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर प्रेशर डाला गया कि आप एक रेजिडेंट अधिकारी अपने दरबार में रखेंगे, आप अपनी खुद की सेना नहीं रखेंगे, जो सेना रखेंगे उसकी पेमेंट आप करेंगे, लेकिन सेना किसके काम आएगी? अंग्रेज़ों के काम आएगी। बाहर से कोई हमला होता है, अंग्रेज़ आपकी सुरक्षा करने के लिए आगे आएंगे। यहाँ तक कि सेना भी उसके हुक्म मानने से इनकार कर सकती है, क्योंकि उसका मेन जो हेड ऑफ जो कंट्रोल है वो अंग्रेज़ अधिकारियों के हाथ में रहता था और रेजिडेंट के दिशा निर्देशों पर रहता था। अंग्रेज़ अधिकारी जो रेजिडेंट के रूप में काम करता था उससे हर सलाह पूछ करके डिसीजन लेता था। कोई भी शासक जहाँ पर सहायक संधि लागू हुई तो ठीक ऐसा ही अवध के नवाब के साथ हुआ। उन्हें भी हर काम पूछ करके करना होता था। उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा उन्हें। अवध के अधिग्रहण में क्रूरता का भी प्रदर्शन देखने को मिला। कुशासन का आरोप, झूठा आरोप लगा करके, निराधार निष्कर्ष लगा करके कि ये जनता में भी लोकप्रिय नहीं है, कुशासन है इनका, कोई शासन प्रशासन अच्छा नहीं है।
और उसको उसके मतलब इसको मिलाना था, अंग्रेज़ साम्राज्य के अंदर इसको मिलाना था उससे। अगर हम पहले की बात करें, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, दोआब के अंदर है या कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र है या तुंगभद्रा कृष्णा नदी के क्षेत्र है, महाराष्ट्र का है, मराठा इलाका है, या फिर वेस्ट बंगाल का उड़ीसा बिहार इलाका है, सारा कंप्लीट अपने अंडर कंट्रोल कर लिया और उसके साथ साथ पंजाब भी उसके अंडर कंट्रोल हो गया। तो अब धीरे धीरे अब उनकी नज़र अवध पर थी और अवध को वो इस नज़रिए से देखते थे कि यहाँ पर नील और कपास की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। ये लोग ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, ये लोग ज़्यादा, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, इन पे अगर जितना भी हम टैक्स थोपेंगे तो ये लोग हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह की बात थी, इस तरह के लालच की वजह से अवध अधिग्रहण किया गया था। अवध अधिग्रहण बिल्कुल नाजायज़ था, उसकी जितनी आलोचना हो जाए उतनी कम है। इस लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो लैप्स की नीति लागू की गई, उससे पहले वहाँ पर सहायक संधि ऑलरेडी पहले से ही लागू थी। सहायक संधि भी अंग्रेज़ों का एक तरह का धोखा ही था अवध के शासकों के साथ। उसमें उनके पास में पावर्स नहीं थी। वे अपने बड़े बड़े जितने भी विरोधी लोग होते थे या बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े जमींदार, ताल्लुकदार, उनको भी शासक अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता था क्योंकि सेना उसके नियंत्रण में नहीं थी। जब सैनिक नियंत्रण में नहीं होते हैं तो विरोधी सिर उठाने लगते हैं, उनको दबाना मुश्किल होता है। इसके बाद है टॉपिक नंबर 3, द ब्रिटिश डिस्प्ले टेरर अगेंस्ट द म्यूटिनियर्स, नो प्लेस फॉर प्लीज ऑफ क्लेमेंसी। यहाँ ब्रिटिशर्स के द्वारा किस तरह की नीति का पालन किया गया जब 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति एक अचानक एक बड़ा विद्रोह का रूप लेती चली गई। अंग्रेज़ लोग घबरा गए, वो अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहे थे, अपनी कहीं ऐसी जगह शरण ले रहे थे जहां उनकी जान बच जाए, प्राण बच जाएं, अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन जैसे ही नॉर्मल हालात हुए, धीरे धीरे उनकी सैनिक तादाद ही भारत के अंदर फिर दोबारा से बढ़ने लगी। धीरे धीरे एक एक करके क्षेत्र उन्होंने दोबारा से फिर से जीतने शुरू किए। तो उनके जो दिल के अंदर बहुत गुस्सा था, बदले की भावना उनके मन में थी। वे किसी भी तरह की नरमी का बर्ताव दिखा करके खुश नहीं थे। उन्होंने भारतीय सिपाहियों को तोप के सामने बांध करके उनको मार दिया, उनको तोप के गोलों से उड़ा दिया। इसके अलावा चौराहों पर लोगों को फांसी दी गई और इस तरह के एक्सक्यूशन को प्रचारित करने के लिए समाचार पत्रों में उनकी जो फ़ोटो प्रकाशित की गई ताकि लोग जो इसको देखें वो आगे इस तरह के विद्रोह के अंदर भागीदार ना बने या ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने से डरें। ब्रिटिश सत्ता को की मतलब उसकी अपराजेयता और उसकी शक्ति का प्रदर्शन अंग्रेज़ों के द्वारा खूब किया गया। यहाँ तक कि लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर क्षमा याचना की अपीलें दायर की। उनकी अपीलों पे किसी पर विचार नहीं किया गया और सभी के वहाँ पे मार्शल लागू किया गया। लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार करके तुरंत उसके जेल में बंद कर दिया जाता था। ना कोई मुकदमे की सुनवाई थी, ना किसी भी तरीके का किसी को कोई न्याय मिल रहा था। इस तरीके से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के जो बाद के हालात हैं, जिसमें भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ही कठोर दमन चक्र अंग्रेज़ों का चलाया गया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ जितने लोगों की वो अपने विद्रोही का आरोप लगा करके उनकी हत्याएं कर देते थे, तो वो सब एक तरह से माफ़ हो रहा था। अंग्रेज़ साम्राज्य में अंग्रेज़ अधिकारियों के द्वारा की गई किसी भी गलती का उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया और भारतीय सिपाहियों को कंट्रोल में रखने के लिए सख्त से सख्त नियम बनाने शुरू कर दिए। तो इससे दमन ना कहें तो और क्या है, इसमें भारतीय सिपाहियों को, भारतीय अधिकारियों को और भी पहले के अपेक्षा ज़्यादा सख्त वातावरण में अब अपनी सेवाएं देनी होती थी। अब इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिलेशनशिप जो भारतीय सिपाहियों के थे पहले अंग्रेज़ अधिकारियों के साथ, अंग्रेज़ सिपाहियों के साथ बहुत अच्छे थे, घुल मिल कर रहते थे, दोस्ताना संबंध थे, आपस में खेलते कूदते थे, साथ में खाना खाते थे, शिकार पे जाते थे। लेकिन जैसे ही उनकी 1857 की क्रांति के नज़दीक का जो अगर हम परिस्थितियाँ देखें तो उस समय अंग्रेज़ अधिकारियों की और भारतीय सिपाहियों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। अब उनमें मतभेद पैदा हो गए। अंग्रेज़ अधिकारी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, भारतीय लोगों को निकृष्ट मानते थे। भारतीय सिपाहियों की पेमेंट भी कम थी, उनकी पेमेंट भी अधिक थी
और भी जैसे अंग्रेज़ बड़े अधिकारियों को न्यायिक फैसले सुनने का अधिकार प्राप्त था, यानी न्यायिक शक्तियाँ उनको प्राप्त थी, जबकि भारतीय अधिकारियों को ये हक भी नहीं मिला था। तो इस तरीके की जो मतभेद वाली परिस्थितियाँ थीं वो बढ़ती चली गई और पहले जो मिलजुल कर रहने का जो माहौल बना था वो सारा ध्वस्त होता चला गया और बाद में दोनों के अंदर जो कटुता का जो एक तरह से रिजल्ट रहा वो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अंग्रेज़ अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन अवध। अवध में लॉर्ड डलहौजी ने अवध अधिग्रहण की लैप्स की नीति को लागू किया। उससे पहले सहायक संधि वहाँ पे थोपी गई थी। अवध के शासकों के पास कोई विशेष अधिकार उनके पास नहीं बचे थे। अवध में एक रेजिडेंट अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो कि एक अंग्रेज था। उसके दिशा निर्देशों के अनुसार अवध में शासन प्रशासन चलाया जाता था। तो इस तरीके से वह अपने तरीके से शासन कानून व्यवस्था नहीं जमा सकता था। अगर कोई विद्रोही है या फिर ताल्लुकदार जो सिर उठा रहा है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी अपनी सेना उसके अपने दिशा निर्देशन में काम नहीं करती थी, जबकि पेमेंट उसको खुद अपने खजाने से देनी होती थी। तो इस तरीके से बहुत बड़ा शोषण हो रहा था और धोखा करके उसकी विभिन्न तरह का कुशासन का आरोप लगा करके लोकप्रिय ना होने का निराधार निष्कर्ष लगाते हुए उन पर और उनका राजपाट छीन लिया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिशर्स ने 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सैनिक विद्रोहियों के लिए बहुत ही कठोर दमन चक्र लागू किया। शक के आधार पर गिरफ्तार करके मार्शल लॉ के तहत लोगों को गिरफ्तार करके सजाए मौत दी गई। लोगों को तोप के आगे बांध करके गोलों से उड़ा दिया गया। चौराहों पर लोगों को फांसी दी गई और उनकी जो न्यूज़पेपर में इस तरह की पत्र पत्रिकाओं में इसे छापा गया और इसे इसी तरह की जो उनके जो फांसी पर लटकाए गए जो भारतीय सैनिक होते थे उन लोगों की जो चित्र होते थे उनको इंग्लैंड में ले जा कर के भी न्यूज़पेपर में छापा गया और उसमें लोगों से सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की गई कि जो 1857 की क्रांति के दौरान जो भारतीय सिपाहियों ने या भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ लोगों के साथ जो धोखा किया या उनके साथ मारपीट की, उनको मारा, हत्याएं की, तो उनका बदला है ये कि उनको चौराहों पर फांसी दी गई है। तो लोगों को इससे संतोष पहुंचा और ब्रिटिशर्स ने मतलब एक डर का और एक आतंक का माहौल कायम करने की पूरी कोशिश की। लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते थे और किसी को भी मौका नहीं दिया गया कि क्षमा याचना करने के लिए कोई अपील दायर करे। अपील दायर भी बहुत बड़ी मात्रा में की गई थी लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। पहला टॉपिक जो भारतीय सिपाहियों की और अंग्रेज़ अधिकारियों के साथ में उनके घनिष्ठ संबंधों के बारे में, जो कि पहले घनिष्ठ थे बाद में आपस में कटु संबंध हो गए, उनकी एक्सपीरियंस को दर्शाता है। दूसरे में लॉर्ड डलहौजी की अवध अधिग्रहण की धोखेपूर्ण आलोचनात्मक नीति को बयान करता है और ब्रिटिश जो अधिकारी थे या ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा विद्रोहियों के साथ में किस तरीके का दमन चक्र चलाया गया और क्षमा याचना करने का भी मौका लोगों को नहीं मिला। इन सब पे हमने चर्चा की। ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।